ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। 11 विलेन की एंट्री। अगली सुबह एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करती है। उसके लैंड करते ही कई सारे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड अपने हाथों में गन लिए उस प्लेन को चारों तरफ से कवर करके खड़े हो जाते हैं। उस प्लेन में से एक 21 साल का लड़का बाहर निकलता है, जिसने एक ब्लैक कलर का एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसके साथ मैचिंग शूज। उसकी हाइट यहीं कोई 6.6 होगी। साथ ही 6 पैक एब्स, उसकी आंखें एकदम ऑलिव ग्रीन कलर की थी। दिखने में वो एकदम कामदेव का अवतार लग रहा था। बाहर निकलकर वो एक नज़र अपने आसपास देखता है और तुरंत ही अपने फेस को मास्क से कवर करके अपने आंखों पर गॉगल डाल लेता है। उसी के ठीक पीछे एक और शख्स निकलता है जिसने सेम उसी के तरह था। उन दोनों में अंतर सिर्फ इतना था कि पहला शख्स के आसपास का ऑरा एकदम खतरनाक था तो दूसरे के पास एकदम नॉर्मल था। वो दोनों शख्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। उनके ठीक आगे पीछे उनसे डिस्टेंस बनाकर वो सारे गार्ड उन्हें कवर करते हुए चल रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर आकर वो शख्स एक गाड़ी में बैठते हैं और उनके ठीक पीछे की गाड़ियों में वो सारे गार्ड बैठ जाते हैं। अंदर बैठा शख्स अपने फ़ोन को लगातार घूर रहा था कि अचानक ही उसका फ़ोन रिंग करता है। वो तुरंत उसे रिसीव करके अपने कान के पास लगाता है। दूसरी तरफ से कोई बोलता है, बॉस मेम का पता चल गया है, मैं अभी उनका एड्रेस सेंड करता हूं। और उनके बारे में इतना बोलकर वो शख्स कुछ बोलने का इंतजार करता है, लेकिन ये शख्स बिना कुछ बोले ही कॉल काट देता है। तुरंत ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है। वो आदमी उस मैसेज को गौर से पढ़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। लगभग 1 घंटे बाद वो सारी कार एक बड़े से प्राइवेट एरिया में इंटर करती है और लगभग आधा घंटा की दूरी तय करते हुए एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुकती है। उस हवेली के बाहर वंधवा विला लिखा हुआ था। गाड़ी रुकते ही सभी गार्ड वापस से अपने पोजीशन में आ जाते हैं और एक गार्ड जाकर उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। दोनों शख्स उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सीधे घर के अंदर जाने लगते हैं। अचानक ही एक तेज आवाज़ उनके कानों में सुनाई देती है, वहीं रुक जाए विनाश। गाइस, ये हैं हमारे स्टोरी के मैं विलेन विनाश वंधवा, जिसे पूरी दुनिया विलेन के नाम से ही जानती है। विनाश तुरंत वहीं रुक जाता है। एक मिडिल एज की औरत जिसने बड़ी ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसके चेहरे पर खानदानी रौब साफ साफ झलक रहा था। वो औरत अपने हाथों में एक आरती की थाल लिए आती है और विनाश की आरती उतारती है। वो थाली को एक मेड को देती है और अपने हाथों में सूखी लाल मिर्च के साथ पीली सरसों और लोबान लेकर उसके ऊपर से नीचे तक घुमाती है और एक मिट्टी के छोटे से बर्तन जिसमें आग जल रहा था उसमें डाल देती है। अब आप अंदर आइए, वो औरत कहती है। विनाश अंदर जाता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए उस औरत के गले लगाकर बोलता है, आई मिस यू चाची माँ, मिस यू टू माई बच्चा। वो औरत एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहती हैं। ये होती है वंधवा फैमिली की छोटी बहू ममता, विनाश की चाची माँ, जिससे विनाश सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वहीं हॉल में कुछ और लोग भी थे, जिनमें उसके दादाजी मिस्टर देवेंद्र वंधवा, उसकी मॉम मिसेस मिताली और उसके डैड मिस्टर देवांश जी मौजूद थे। विनाश अंदर जाता है और सीधे ऊपर जाते हुए कहता है, चाची माँ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तब तक आप मेरे लिए नाश्ता निकाल दीजिए, मुझे कॉलेज भी जानी है। बोलकर विनाश ऊपर चला जाता है। कितना घमंडी है ये लड़का, पूरा का पूरा बदतमीज हो गया है। देवेंद्र जी कहते हैं, हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये मेरा बेटा ही है या फिर कोई और है। मिताली जी बोलती हैं। ममता जी एक नज़र उन्हें देखकर किचन में चली जाती हैं। दूसरी तरफ सृजन अपने घर में बैठे अपने भाई से कुछ डिस्कस कर रही थी। भाइयों, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आपको पता है न, कल मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसके अनुसार ही मैं उस कॉलेज में एंट्री ले सकती हूँ। सृजन कहती है, टेंशन मत ले मेरे बच्चा, तेरा रिजल्ट जरूर आएगा, बट फिलहाल मुझे किसी से मिलने जाना है, तू टेंशन मत ले। और हाँ, तू यहाँ से कहीं मत जाना और अभी तू अपने पैशन पर ध्यान दो, जो तुम्हारा ड्रीम है। मैं आता हूँ। इतना बोलकर सुजॉय जाने लगता है। तभी काकी अपने हाथ में एक लंच बॉक्स लिए आती हैं और सुजॉय को देते हुए कहती है, बेटा इसमें आपके खाने के लिए कुछ है, आप इसे टाइम पर खा लेना और हाँ, टाइम पर घर आ जाना। जी काकी बोलकर सुजॉय लंच बॉक्स लेता है और सृजन के माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सृजन किसी को कॉल करती है, उनका ध्यान रखना, उन्हें एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। बोलकर सृजन कॉल काट देती है। वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए अपने रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद करके कहती है, फाइनली कल मैं आपसे मिलूंगी। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्यों करते हो ये पता नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। अगर रीजन वैलिड हुआ तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी में आने दूंगी, वरना बस आपकी ज़िंदगी के दुश्मनों को ख़त्म करके आपको सेफ रखूंगी। क्योंकि बाहरी दुश्मनों से तो आप निपट सकते हैं, लेकिन अंदरूनी दुश्मनों से आप कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले मुझे आपके बारे में जानना होगा।
इतना बोलकर सृजन पेंटिंग करने बैठ जाती है। लगभग 2 घंटे के मेहनत के बाद सृजन एक स्माइल के साथ कहती है, फाइनली कंप्लीट हुआ। वो बाथरूम में जाकर खुद को साफ करती है और उस पेंटिंग की एक फ़ोटो खींचने लगती है। वो उन फोटोज को किसी को भेजते हुए मैसेज करती है और कहती है, इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, अंदर से लेकर बाहर तक, इसके खानदान की पूरी हिस्ट्री तक की। आखिर किसे ढूंढ रहा है विनाश, और क्यों इग्नोर किया उसने अपनी फैमिली को, किससे मिलने गया है और किसके बारे में पता करना चाहती है सृजन। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 12 कॉलेज में विलेन और टाइग्रेस। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। कॉलेज मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज है। इसमें आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट या तो अमीर घर से होते थे या फिर स्कॉलरशिप वाले। आज इस कॉलेज में लड़के लड़कियों का आना जाना लगा हुआ था। ठीक उसी वक्त एक बड़ी सी लग्जरियस कार एंटर करती है। उस कार को देखते ही सभी की नज़रें उसके ऊपर टिक जाती है। वाह कितना सुंदर कार है, एक लड़की कहती है। हाँ यार, लगता है कोई नया लड़का हमारे कॉलेज में एंट्री लिया है। हाँ, सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। गाड़ी पार्क होते ही आगे की ड्राइविंग सीट से एक शख्स बाहर निकलता है। उसे देखते ही लड़कियां आहें भरने लगती हैं। ये होता है समीर राठौर। राठौर फैमिली का इकलौता बेटा। ये काफ़ी मस्तमौला टाइप का है। ये दिखने में काफ़ी हैंडसम है। इनकी आंखें पर्पल कलर की है जिससे ये और भी सुंदर लगते हैं। इनकी उम्र करीब 21 साल होगी। ये लड़कियां उसे ताड़ ही रही थी कि अचानक से गाड़ी के पैसेंजर सीट का डोर ओपन होता है और उसमें से एक और इंसान निकलता है। ये शख्स होता है विनाश वंधवा, जिसने अभी अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। उसने अपनी आंखों में एक लेंस लगा कर रखा था जो कि नीला कलर का था। भले ही उसने मास्क पहना हुआ था लेकिन उसकी सुंदरता छिप नहीं रही थी। उसे देखती ही लड़की तो लड़के भी बेसुध होकर जमीन पर गिर चुके थे। वो दोनों सबको इग्नोर करते हैं और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में चल पड़ते हैं। लगभग 1 घंटे बाद जब वो बाहर निकलते हैं और सीधे अपने क्लासरूम में जाते हैं, उनके साथ प्रिंसिपल सर भी थे। उनके क्लास में टीचर अभी लेक्चर दे रहे थे कि प्रिंसिपल सर के आने पर सभी बच्चे उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इनसे मिलो, ये है हमारे कॉलेज के 2 नए स्टूडेंट, विनाश वंधवा और समीर राठौर। आज से ये आप लोगों के साथ पढ़ेंगे और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप सभी इनका ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, यस सर। आप दोनों जाओ और अपने लिए सीट देख लो। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर वहां से चले जाते हैं। विनाश एक नज़र पूरे क्लास को देखता है और फिर जाकर लास्ट वाले बेंच पर बैठ जाता है। समीर भी उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। उसे पीछे बैठता देखकर सभी लड़कियों का दिल टूट जाता है। प्रोफेसर दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में बेल बज जाती है और प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां एंट्री होती है ब्यूटी क्वीन नाम के ग्रुप का। इसमें सिर्फ लड़कियां ही थी, जिसमें मीरा सबकी हेड थी क्योंकि ये वंधवा फैमिली की प्रिंसेस थी और विनाश की बहन। लेकिन इसका विनाश का बिल्कुल भी नहीं बनता था। ये 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। दूसरी ईरा, तीसरी मेघा और चौथी लड़की थी अवनी। ये चारों कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। यहाँ तक कि इन्होंने इस कॉलेज में अपना रौब जमा कर रखा है। चाहे वो 1st ईयर के बच्चे हो या लास्ट ईयर के, कोई इनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। हेलो सीनियर, मीरा कहती है और फिर बोलती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कॉलेज में हर साल न्यू ईयर के दिन पार्टी होती है और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे कॉलेज के 2nd ईयर के स्टूडेंट। क्योंकि हम 1st ईयर के स्टूडेंट का वेलकम पार्टी और लास्ट ईयर के स्टूडेंट का फेयरवेल पार्टी करते हैं। और इस साल ये पार्टी हम न्यू ईयर पर रखेंगे ताकि जो स्टूडेंट अभी इस कॉलेज में आ रहे हैं वो भी आ जाए। बाय द वे, आप सभी उसने इनवाइटेड है। इतना बोलकर मीरा जाने वाली थी कि उसकी नज़र समीर और विनाश पर पड़ती है। ओह माय गॉड, विनाश भाई, समीर आप दोनों हमारे कॉलेज, मीरा लगभग चिल्लाते हुए कहती है। उसकी आवाज़ को सुनकर सबकी नज़रें उनके ऊपर टिक जाती है। विनाश की रिएक्ट नहीं करता, बस अपने फ़ोन में देख रहा था। वहीं समीर बस एक फीकी स्माइल के साथ अपना सर हिलाता है। मीरा, ये दोनों कौन है? ईरा बड़ी ही मासूम बनते हुए पूछती है, लेकिन उसकी नज़रें लगातार विनाश के ऊपर टिकी हुई थी। ईरा, मैंने बताया था ना, ये दोनों वही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये दोनों न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ कैसे आए? मीरा कहती है। तभी उनके कान में किसी की आवाज़ जाती है, तुमने देखा वो लड़की कितनी खूबसूरत थी? सच में मैंने उसकी लड़की आज तक नहीं देखी। सच में कितनी खूबसूरत थी दोनों। कुछ स्टूडेंट आपस में बात करते हुए आ रहे थे। उनकी बातें सुनकर सभी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सभी बाहर के तरफ चले जाते हैं। बाहर देखते हैं कि एक जगह स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि 1st ईयर की क्लास थी। भीड़ को चीरते हुए चारों ब्यूटी क्वीन आगे जाती हैं तो हैरान हो जाती हैं। क्लास में पीछे वाले बेंच पर रीति और सृजन बैठी हुई थी। 1st ईयर से लेकर लास्ट ईयर के स्टूडेंट तक वहां मौजूद थे। सभी उन दोनों से बातें करना चाहते थे लेकिन उन दोनों को कोई मतलब ही नहीं था।
उनसे इरिटेट होकर रीति सृजन का हाथ पकड़ती है और सबको इग्नोर करके बाहर के तरफ चली जाती है। एक बार फिर से पूरी कॉलेज उनके पीछे चलने लगती है। इधर प्रिंसिपल ऑफिस से सुजॉय बाहर निकलता है, उसके हाथों में एक पेपर था। वो बाहर निकलकर ग्राउंड के तरफ जाता है। वो देखता है कि पूरे ग्राउंड में भीड़ लगी हुई थी। वो अंदर जाता है तो देखता है कि सृजन और रीति बीच में खड़ी थी और कुछ लड़के अपने हाथों में गुलाब के फूल लिए उन्हें प्रपोज कर रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो आगे जाता है। इधर सृजन को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कोई एक्शन लेने वाली थी कि रीति उसका हाथ पकड़कर कुछ इशारा करती है। सृजन तिरछी नज़रों से उस साइड देखती है और तुरंत ही अपने चेहरे पर एक घबराने वाला एक्सप्रेशन ला देती है। सुजॉय भागते हुए अंदर के तरफ जाता है और जाकर सीधे सृजन को गले लगा लेता है। सृज बच्चा, रिलैक्स, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत, वो सब बस तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सुजॉय को अचानक से सृजन को गले लगाने से सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और सभी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड, रॉकस्टार सुजॉय। लेकिन अभी भी सबके मन में यही सवाल था, ये इस लड़की को कैसे जानता है। सुजॉय सबको इग्नोर करके सृजन और रीति का हाथ पकड़ता है और उन्हें लेकर एक चेयर पर बैठाता है। सृज बच्चा, पानी पियो। सृजन पानी पीती है और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। बच्चा, आप ठीक हो? सुजॉय पूछता है। यस भाई, मैं ठीक हूँ, सृजन कहती है। आप तो सुजॉय हो ना, रॉकस्टार? एक लड़का पूछता है। सुजॉय हाँ में सर हिलाता है। ओह माय गॉड, मैं आपसे कब से मिलना चाह रहा था सर, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? एक लड़की बोलती है। सॉरी गाइज, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मैं कोई रॉकस्टार नहीं हूँ बल्कि अपनी प्रिंसेस का भाई हूँ। प्लीज़ क्या आप सभी थोड़ा दूर होंगे? वो क्या है ना, मेरी बहन आप सभी को ऐसे देखकर डर रही है। उसे भीड़ से डर तो नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से आप सभी उसे घूर रहे हैं उससे वो नर्वस जरूर हो रही है, सो प्लीज़। सुजॉय बड़ी ही पोलाइट होकर बोलता है। शो सर डॉट एंड सॉरी, हमारी वजह से आपकी बहन को दिक्कत हुई। वो एक्चुअली क्या है ना, आपकी सिस्टर हमें किसी डॉल के जैसी लगी तो बस हमने ऐसा कर दिया, वी आर रियली सॉरी। कुछ लड़के लड़कियां बोलते हैं। सुजॉय थोड़ी देर रीति और सृजन से बातें करता है और फिर सभी को एक नज़र देखकर स्माइल करते हुए अपना फ़ोन निकालता है और उनसे थोड़ी दूरी पर जाकर अपने साथ सभी का एक फ़ोटो क्लिक करता है। उसे ऐसा करते ही सभी खुश हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हूटिंग करने लगते हैं। सृज बच्चा, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं डरना। ओके, सुजॉय बोलता है और उसके माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। इधर जैसे ही ईरा की नज़र सृजन पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है और फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है जो सृजन की नज़रों से छिपा नहीं था। वहीं कोई था जो कैमरे के जरिए सृजन को देख रहा था, तो कोई अपनी नीली आंखें सृजन के पर्पल आंखें को गौर से देखा रहा था। आज के लिए इतना ही। आखिर क्या रंग लाएगी सृजन का इस कॉलेज में आने पर? कौन कौन देख रहा है सृजन को, और क्या है ईरा के मन में, और क्या रंग लाएगी ये विलेन और उसकी टाइग्रेस का एक दूसरे से मिलने पर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आप इन दोनों का रोमांस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। 13 वो मेरे भाई हैं। सृजन अपने क्लास में बैठे अपना बाकी का लेक्चर अटेंड कर रही थी। अचानक ही रीति बोलती है, सृज तुम्हें पता है आज हमें उस मिस्टर रावत से मिलने जाना है? हाँ यार, मुझे याद है, लेकिन ये बता कि तूने पहले से ही सब सेटअप कर दिया है ना, हमें क्या करना है? सृजन पूछती है। हाँ बेबी, सब सेटअप है, अभी जल्दी ही हमारी क्लास खत्म होगी और हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लंच के बाद के क्लास वाले प्रोफेसर आज आए ही नहीं है। रीति कहती है। यस माय डार्लिंग, सब हो गया है, सृजन कहती है और अचानक ही बेल बजने लगता है। चल अभी हम जल्दी से चलते हैं, क्योंकि इससे पहले कि वो ईरा आए, भाग यहाँ से। रीति सृजन का हाथ पकड़ते हुए बाहर के तरफ भागते हुए कहती है। दोनों दोस्त भागते हुए बाहर के तरफ जाने लगती है और इसी चक्कर में सृजन की टक्कर हमारे विलेन यानी कि विनाश से हो जाती है। विनाश नीचे गिर रहा था कि सृजन उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सेशन एकदम किसी हिंदी फिल्म के उल्टा था। हिंदी फिल्म में जहां हीरो हीरोइन को पकड़ता है, वहीं हमारी हीरोइन विलेन को पकड़े हुई थी। एक पल के लिए सृजन उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाती है, लेकिन जल्दी ही होश में आती है। उसे याद आता है कि उसके फ्यूचर ड्रीम या पास्ट में यही हुआ था, लेकिन उस वक्त सब उल्टा था। अभी जहां रीति सृजन एक साथ थी और बाहर जाते हुए टकराई थी, पिछली बार ईरा और सृजन थी, और ईरा जबरदस्ती उसे अपने साथ कॉलेज से बाहर ले जा रही थी, तभी उसका विनाश से टक्कर हुआ था, जिससे गुस्से में सृजन ने विनाश को धक्का देकर जमीन पर गिरा दी थी। लेकिन विनाश दीवानों की तरह उसे बस देखे जा रहा था। सृजन तुरंत अपने हकीकत में वापस आती है तो देखती है कि विनाश तो बस एकटक उसके पर्पल आंखों को देख रहा था। उसे चेहरे पर एक न दिखने वाली स्माइल आ जाती है, जिसे सृजन जल्दी से छुपा लेती है और गुस्से में विनाश को घूरते हुए कहती है, हेलो सीनियर,
क्या इरादा है तुम्हारा? देखो मैं इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूं कि तुम्हें थामे खड़ी रहूं। तुम जल्दी से सीधा हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी समझे। उसके गुस्से में घूरने के कारण विनाश होश में आता है और सृजन को देखते ही अपने आंखों में गुस्सा लिए कहता है, कभी लड़का नहीं देखी क्या जो ऐसे घूर रही हो? दूर रहो मुझसे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सॉरी मैं पहले से ही किसी और के साथ कमिटमेंट हूं। उसके इतना कहते ही सृजन को एक धक्का सा लगता है और वो गुस्से में विनाश का हाथ छोड़ देती है। विनाश एक झटके में जमीन पर गिर पड़ता है। सृजन उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। विनाश गुस्से में उसे जाते हुए देख रहा था। उसके आंखों में एक अजीब सी भाव थी जो किसी के समझ से परे थी। तभी वहां मीरा अपनी गैंग के साथ आ जाती है। विनाश को गिरा हुआ देखकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले कि ईरा भागते हुए विनाश के पास जाती है और उसकी तरफ अपना सैड फेस बनाकर कहती है, विनाश आप ठीक है? मैं आपको उठने में हेल्प कर देती हूँ। इतना कहकर वो विनाश को छूने वाली थी कि समीर आकर विनाश को उठा देता है। तू नीचे कैसे गिर गया? देख मानता हूँ कि ये घास नर्म नर्म है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू यहीं बैठ जाएगा। चल हमें अभी यहाँ से चलना है। उसे जाता देख ईरा अपना फेस सैड बना लेती है। विनाश चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे जाता देख ईरा अपने मन में कहती है, तुम मुझे पहली नज़र में पसंद आ गए हो विनाश। ऊपर से तुम इतने बड़े फैमिली का वारिस भी हो। मुझे तुम किसी भी कीमत पर चाहिए। ईरा इस वक्त ये भूल चुकी थी कि उसकी सगाई जल्दी ही राज से होने वाली है। क्या हुआ ईरा, तुम क्या सोच रही हो? मीरा आते हुए पूछती है। कुछ नहीं मीरा, मैं बस तुम्हारे भाई को देख रही थी। कितना हैंडसम है ना, एकदम प्रिंस चार्मिंग जैसा। ईरा कहती है, क्या प्रिंस चार्मिंग? तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। वो बस ऊपर से ही प्रिंस चार्मिंग है, बाकी अंदर से वो एक हैवान है जो किसी पर रहम नहीं खाता। यहाँ तक कि उसने कई बार हम सभी फैमिली वालों को मारने तक की कोशिश की। वो पूरा का पूरा मेंटल है। मीरा एक नफरत भरे अंदाज में कहती है। उसकी बातों से एक पल के लिए ईरा हैरान हो जाती है लेकिन अपने मन में वो कुछ प्लान करते हुए एक डेविल स्माइल करती है। वहीं मीरा बस उसे बिना किसी भाव के देख रही होती है। दूसरी तरफ सृजन और रीति इस वक्त एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट एरिया में बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने एक लड़का जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी आंखें बिल्कुल सुजॉय के जैसी थी, एकदम गोल्डन। वहाँ का माहौल एकदम सीरियस था। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर समृद्ध रावत की मेरे भाई आपके खोए हुए भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे? सृजन गुस्से में कहती है, हाँ बच्चा ये बात बिल्कुल सच है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिनर रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। समृद्ध एकदम क्लैम वॉइस में कहता है। आप क्या डिनर रिपोर्ट दिखाएंगे मिस्टर रावत? मैं आपको बताती हूँ, पूरे 18 साल की हूँ मैं। जब पहली बार इस दुनिया में आई थी तो मुझे सबसे पहले अपनी गोद में लेने वाला शख्स मेरे सुजॉय भाई थे। पैदा होने से लेकर इतना बड़ा होने तक मुझे पालने वाले मेरे भाई ही है। मेरी मम्मा के मौत के बाद जिन्होंने मुझे संभाला वो मेरे भाई थे। और आपको एक बात पता है, मम्मा जितना मुझे और सुजॉय भाई को प्यार करती थी उतना वो शायद कि मेरे किसी और भाई से करती होंगी। हम दोनों मम्मा के जान थे और आप कह रहे हैं कि वो आपके भाई हैं। आप जानते हैं ना आज के ज़माने में कोई भी औरत अपने बच्चों को छोड़कर क्यों किसी और के बच्चे से करेगी? सृजन गुस्से से कहती है, देखो मुझे नहीं पता क्यों और क्या लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो मेरा भाई है, मेरा सगा छोटा भाई। मेरी मॉम को वापस पाने की आखिरी उम्मीद है वो। समृद्ध कहता है, नो नेवर, ये बात कभी सच नहीं हो सकती। वो मेरे भाई हैं, सिर्फ मेरे भाई। और तुम यही बताने के लिए मुझे यहाँ लाई थी। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर सृजन वहां से चली जाती है। उसे जाते देख समृद्ध उसके पीछे जाने वाला था कि रीति उसे रोकते हुए कहती है, वेट मिस्टर रावत, पहले मेरा हिसाब फाइनल कर लीजिए फिर कुछ करिएगा। और इतना बोलकर समृद्ध अपने फ़ोन में कुछ करता है और फिर सृजन के पीछे चला जाता है। उसके जाते ही रीति एक गहरी सांस लेती है और पीछे के रास्ते वहां से बाहर चली जाती है जहां सृजन पहले से ही कार में उसका इंतजार कर रही थी। काम हुआ? सृजन पूछती है। रुक मेरी माँ, इतना बोलकर रीति अपने फेस से मास्क हटाती है और फिर अपने आंखों से लेंस की हटाती है। काम हो गया, चेक कर ले, सारे पैसे तेरे अकाउंट में आ गए हैं, रीति कहती है। वैसे सृज तू इतने पैसों का करेगी क्या? रीति पूछती है। रीति, इन पैसों से मैं भाई के हार्ट का ऑपरेशन करवाऊंगी। तू जानती है न उनकी हालत कितनी खराब है, बस इसलिए मैंने इतने पैसे लिए। देख मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है बट मैं अभी वो नहीं कर सकती। अभी तू चल, हमें भाई के साथ हॉस्पिटल भी जानी है क्योंकि मुझे उन्हें सेफ रखना है और वो सेफ सिर्फ रावत फैमिली में जाकर ही रह सकते हैं। सृजन ड्राइव करते हुए कहती है, तू बहुत प्यार करती है न सुजॉय से? रीति पूछती है। हाँ बहुत ज़्यादा, अगर उनके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े न तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सृजन एक स्माइल के साथ कहती है।
सुजॉय कितना लकी है न कि उसके पास तेरी जैसी बहन है। रीति कहती है, नहीं रीत वो नहीं, मैं लकी हूं कि मेरे पास सुजॉय जैसा भाई है, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है। सृजन कहती है, आज के लिए इतना ही। क्या होगा आगे? क्या विनाश पहचान पाएगा सृजन को, या फिर कोई और है उसकी टाइग्रेस? क्या होगा जब सुजॉय को ये सच पता चलेगा? आगे की कहानी पढ़ने के लिए मुझे कमेंट करें। एंड थैंक यू माय डियर रीडर कि आप लोग डेली मेरी कहानी को पढ़ते हैं और लाइक कमेंट करते हैं। एंड थैंक यू गाइस कि आप सभी का जो मेरी स्टोरी को रिव्यू दिए हैं। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक आप सभी मेरी स्टोरी को पढ़कर लाइक कमेंट शेयर और रिव्यू जरूर करें। एंड आप सभी मेरी दूसरी नोवेल को भी पढ़ें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। चैप्टर 14 ममता रावत और सुजॉय का बेहोश होना। रावत विला। ये विला काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ चारों तरफ प्राकृतिक की सुंदरता थी। इस घर के अंदर एक रूम में एक औरत लेटी हुई थी। वो रूम किसी हॉस्पिटल के जैसा लग रहा था। समृद्ध अंदर आता है और उस औरत के हाथों को पकड़कर कहता है, मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है आपका बेटा और मेरा भाई हमें मिल गया है मॉम। आपको पता है वो न बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। बस आप ठीक हो जाओ, देखना जल्दी ही वो हमारे साथ होगा। बस हमें उसकी लिटिल प्रिंसेस को मनाना है। आपको पता है मॉम, उसकी प्रिंसेस न एकदम बुआ की तरह है और उसकी आंखें एकदम मामू की तरह। मुझे तो लगता है जैसे कि वो बुआ की रियल बेटी है। बट डोंट वरी मॉम, मैंने पता किया है। वो दोनों शर्मा फैमिली में रहते हैं, लेकिन दूर दूर तक उनकी जिक्र भी नहीं है शर्मा फैमिली के इतिहास में। तो मैंने सोचा है कि हम लोग उसे अडॉप्ट कर लेंगे। आप क्या कहती हो? ऐसे ही लगातार कुछ देर तक बात करने के बाद समृद्ध वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र उस औरत के हिलती हुई उंगलियों और पलकों पर पड़ती है। वो तुरंत डॉक्टर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहां कई सारे डॉक्टर आ जाते हैं। अंकल चेक दिस, इन्होंने मूवमेंट किया। समृद्ध एक्साइटेड होकर कहता है। डॉक्टर तुरंत उस औरत को चेक करने लगते हैं। वो औरत धीरे धीरे अपनी पलकें खोलती है और दोबारा बंद करके खोलती है तो उसकी नज़र समृद्ध पर पड़ती है। थैंक गॉड मॉम कि आपको होश आ गया। इतना देर कोई सोता है क्या? कितना परेशान किया आपने मुझे, समृद्ध शिकायत करते हुए कहती है। समृद्ध के बारे सुनकर वो औरत हल्की से स्माइल करती है और फिर धीरे से बोलती है, समृद्ध। अपनी मॉम के मुंह से इतने सालों बाद अपना नाम सुनकर समृद्ध के आंखों से आंसू गिरने लगता है। यह है ममता रावत, समृद्ध की मां, जो कि पिछले 12 सालों से कोमा में थी। समृद्ध हर रोज आकर इनसे बातें करता था और उनके मूवमेंट का इंतजार करता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। लेकिन जब 5 साल पहले उसने उनसे अपने भाई का जिक्र किया तो पहली बार उनके बॉडी में कोई मूवमेंट हुई। वो अब अपने भाई के तलाश में था, लेकिन पिछले 1 महीने से मिले पते के कारण वो सुजॉय तक पहुंचा था। डॉक्टर उन्हें चेक करने के बाद कहता है, समृद्ध बेटा, ये अब ठीक है, बस थोड़ी वीक हैं। तुम्हें इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सकें। इतना बोलकर डॉक्टर अपनी टीम सहित वहां से चला जाता है। इधर ममता जी बार बार दरवाजे के तरफ देख रही थी। ये सब देखकर सुजॉय पूछता है, मॉम आप दरवाजे के तरफ क्यों देख रही है? वो मैं सूजी को देख रही हूँ। जब तुम इतने बड़े हो गए हो तो वो कितना बड़ा हो गया होगा न? ममता जी कहती है। दरअसल ममता जी अपनी पास्ट की और चीज़ें भूल चुकी थी। उन्हें बस सुजॉय का जन्म ही याद था और कुछ भी नहीं। यस मॉम, वो काफ़ी बड़ा हो गया है और सुंदर भी। आपको पता है उसकी आंखें न एकदम आपकी तरह है। आप देखोगी उसे? समृद्ध पूछता है। हाँ दिखाओ कैसा दिखता है वो। एक काम करो, तुम उसे अभी मेरे पास बुलाओ। ममता जी कहती है। नहीं मॉम, वो अभी आपके पास नहीं आ सकता। आपको पता है वो कितना बिजी रहता है, क्योंकि वो एक रॉक स्टार है। अभी आप उसे टीवी पर देख लो। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो खुद ही आपके पास भागा चला आएगा। समृद्ध कहता है। अच्छा तो चल दिखा, इतना ममता जी कहती है। समृद्ध टीवी ऑन करता है और वहां सुजॉय का लाइव सॉन्ग लगा देता है। ममता जी ध्यान से उसे देख रही थीं। लास्ट में कहती है, वाओ कितना अच्छा है न? मेरे दोनों बेटे मेरे और अपने डैड का सपना पूरा कर रहे हैं। मेरा एक बेटा बिजनेसमैन है और दूसरा एक सिंगर, इन्हें किसी की नज़र न लगे। वहीं दूसरी तरफ सुजॉय, जो तुरंत अपनी लाइफ से हटकर साइड में आया था, अचानक ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर सीधे फर्श पर गिर जाता है। उसे बेहोश देख टीम के मेंबर तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और सृजन को इन्फॉर्म किया। वहीं सृजन, जो इस वक्त अपने कॉलेज में बैठे लेक्चर अटेंड कर रही थी। अच्छा तो चल दिखा, इतना ममता जी कहती है। समृद्ध टीवी ऑन करता है और वहां सुजॉय का लाइव सॉन्ग लगा देता है। ममता जी ध्यान से उसे देख रही थीं। लास्ट में कहती है, वाओ कितना अच्छा है न? मेरे दोनों बेटे मेरे और अपने डैड का सपना पूरा कर रहे हैं। मेरा एक बेटा बिजनेसमैन है और दूसरा एक सिंगर, इन्हें किसी की नज़र न लगे। वहीं दूसरी तरफ सुजॉय, जो तुरंत अपनी लाइफ से हटकर साइड में आया था,
अचानक ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर सीधे फर्श पर गिर जाता है। उसे बेहोश देख टीम के मेंबर तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और सृजन को इन्फॉर्म किया। वहीं सृजन, जो इस वक्त अपने कॉलेज में बैठे लेक्चर अटेंड कर रही थी, मैसेज को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो पैनिक करते हुए कहती है, नो, ये नहीं हो सकता। वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मुझे अभी उनके पास जाना है। उसे पैनिक करता देख टीचर के साथ स्टूडेंट भी हैरान हो जाते हैं। सृज, क्या हुआ तुझे, देख शांत हो जा। रीति कहती है, नो रीत, उन्हें मेरी ज़रूरत है। वो हॉस्पिटल में हैं, मुझे अभी जाना होगा। दरअसल अपने फ़ोन पर मैसेज देखते ही सृजन को याद आ गया कि कैसे इसी तरह सुजॉय बेहोश हुआ था और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था क्योंकि किसी ने उसके इलाज के पैसे नहीं भरे थे और इसी कारण उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। लेकिन इन सब के बाद भी सुजॉय उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल से भाग गया था और लास्ट टाइम बेचारा मारा गया। तू जा उनके पास, लेकिन प्लीज़ शांत हो जा, वरना उनकी तबीयत तुझे ऐसे पैनिक करते देख और ख़राब हो जाएगी। रीति समझाते हुए कहती है। सृजन तुरंत अपना बैग उठाती है और भागते हुए बाहर के तरफ चली जाती है। काफ़ी बदतमीज है ये लड़की, बिना मेरे परमिशन के क्लास से बाहर भाग गई। मुझे नहीं लगता कि इसके जैसी लड़की यहाँ पढ़ने भी आती होगी। प्रोफेसर बोलती हैं, सॉरी टीचर, लेकिन उसके लिए उसके भाई से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और अभी उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। रीति बोलती है और बैग उठाकर बाहर जाने लगती है। क्या कहा तुमने, क्या सच में उसके भाई रॉकस्टार सुजॉय हॉस्पिटल में एडमिट है, एक लड़की पूछती है। रीति हाँ में सर हिलाती है। अचानक ही सभी बच्चे अपने अपने बैग लेकर खड़े हो जाते हैं। रीति, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे उन्हें देखने के लिए, एक लड़का बोलता है। सॉरी गाइज, लेकिन आप सभी का ऐसे बीच में जाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऐसे में बाहर सबको पता चल जाएगा कि उनकी तबीयत खराब है और ऐसे में उनके राइवल उनके खिलाफ कोई ना कोई गलत न्यूज ही फैलाएंगे। सो प्लीज़, हाँ आप सभी उनसे एक एक करके आकर मिल सकते हैं। इतना बोलकर रीति वहाँ से चली जाती है। सारे बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं। वहीं प्रोफेसर के कान में अब तक यही गूंज रहा था, रॉकस्टार सुजॉय। बच्चों, क्या ये लड़की सच में उनकी बहन है? वो पूछती हैं। यस मैम, इनफैक्ट कुछ दिन पहले वो हमारे कॉलेज भी आए थे और हम सभी के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली और उन्होंने कहा है कि सब उनकी बहन को नॉर्मल स्टूडेंट जैसा ही ट्रीट करें और उन्होंने कहा है कि हम कॉलेज वालों के अलावा किसी को भी उनकी बहन के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। एक लड़का बोलता है। वो प्रोफेसर पहले तो हैरान होती है और फिर अपना सर झटक कर पढ़ाने लगती हैं। क्यों झूठ बोला समृद्ध ने अपनी माँ से? और क्या होगा जब उसे पता चलेगा समृद्ध के हालत के बारे में? और क्या सृजन इस बार बचा पाएगी सुजॉय को? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही है। चैप्टर 15, सुजॉय की ऑपरेशन और शर्मा ब्रदर्स, वीवी हॉस्पिटल एंड कॉलेज। इसी हॉस्पिटल के एक वार्ड में सुजॉय बेहोश पड़ा हुआ था। जल्दी ही सृजन रीति के साथ वहां पहुंचती है। डॉक्टर, मेरे भाई कैसे हैं? क्या अब वो ठीक हैं? सृजन हड़बड़ी में पूछती है। रिलैक्स मिस सृजन, आपके भाई इस वक्त एकदम ठीक हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी काफ़ी नाजुक है। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दें, डॉक्टर कहता है। और डॉक्टर, आप मेरे भाई के ऑपरेशन की तैयारी करिए, मैं पैसे जमा करती हूँ, सृजन अपनी नम आंखों से कहती है। 1 घंटे बाद ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी और डॉक्टर ऑट में भी चले गए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक नर्स बाहर निकल कर आए और सृजन से बोली, मिस, हमें ब्लड की ज़रूरत है और आपके भाई का ब्लड ग्रुप ओ है और इस ग्रुप का ब्लड हमारे हॉस्पिटल से ख़त्म हो गया है। प्लीज़ आप ब्लड का इंतजाम करिए क्योंकि ऑपरेशन में उसकी शक जरूर है। वॉट, ब्लड खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया? क्या आप सभी ने ये नहीं कहा था कि आप ऑपरेशन में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों का व्यवस्था कर लिया है? सृजन गुस्से में कहती है। बोला था मिस, लेकिन वो ब्लड हमने एक प्रेग्नेंट महिला की जान बचाने में लगा दी, तो बस इसलिए, नज़ अपनी नर्म आवाज़ में बोलती है। उसकी बातों से सृजन का गुस्सा थोड़ा काम होता है। अब हम क्या करें सृज, ब्लड कहाँ से लाएंगे? रीति कहती है। डोंट वरी रीति, हम कहीं ना कहीं से उपाय जरूर कर लेंगे। अचानक ही सृजन की आंखें चमक उठती है और वो बोलती है, रीत तू यहीं भाई के पास रुकना, मैं ब्लड का इंतजाम करके अभी आई। लेकिन तू जा कहाँ रही है? रीति पूछती है। बस आ रही हूँ, सृजन बोलती है और भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ रावत ग्रुप ऑफ कंपनी में मीटिंग रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। वहाँ हेड चेयर पर समृद्ध बैठा हुआ था। उसके बगल में उसका असिस्टेंट प्रथम बाजवा खड़ा था। उनके ठीक ऑपोजिट साइड में 3 लोग बैठे हुए थे और ये थे सृजन के तीनों भाई। वो सभी किसी प्रोजेक्ट को लेकर उसकी प्रेजेंटेशन देख रहे थे जो कि शर्मा कंपनी के तरफ से थी। वहीं नीचे रिसेप्शन पर सृजन खड़ी थी। देखिए मिस, मुझे आपके बॉस से मिलना बहुत ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सृजन रिक्वेस्ट से बोलती है। लेकिन मैंने कहा ना बॉस, अभी एक मीटिंग में बिजी है, वो किसी से नहीं मिल सकते हैं।
और बिना अपॉइंटमेंट के तो बिल्कुल भी नहीं, सो प्लीज़ मिस आप यहाँ से जाइए या फिर बॉस की मीटिंग खत्म होने तक का वेट करिए, तब शायद मैं उनसे पूछकर आपसे बताऊं। वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है। सृजन के पास इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो इधर उधर देखती है, तुरंत ही प्राइवेट लिफ्ट में घुस जाती है। उसे लिफ्ट में घुसते कुछ लोग देख लेते हैं और तुरंत गार्ड को उसे रोकने के लिए बोलते हैं। इधर सृजन जल्दी से 4th फ्लोर पर जाती है और लिफ्ट से निकलकर वहां मीटिंग रूम ढूंढने लगती है। जैसे ही उसकी नज़र मीटिंग रूम पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती है और वो भागते हुए सीधे अंदर के तरफ चली जाती है। वहीं अंदर समृद्ध, जो कि डील के लिए कुछ बोलने वाला था, कि ऐसे ही किसी के बिना नॉक किए आने से गुस्सा हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सृजन पर पड़ी, उसकी आंखें शांत हो गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही अभिनव बोल पड़ता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि यहाँ आने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। सृजन उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसके लिए अभी सुजॉय ज़्यादा जरूरी था। वो सीधे समृद्ध के पास जाती है और कहती है, मुझे आपके ब्लड की ज़रूरत है। उसके आंखों में एक दर्द था जो कि समृद्ध को साफ दिख रहा था। समृद्ध अपनी जगह से खड़ा होता है और सृजन को पकड़कर अपनी चेयर पर बैठाता है और फिर प्यार से पूछता है, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो और अपने ये क्या हालत बना रखी है। समृद्ध के इतने प्यार से पूछने पर सृजन को सुजॉय की याद आ गई और वो झट से समृद्ध के गले लगते हुए कहती है, वो भाई। उसके इतना कहते ही समृद्ध हैरानी से उसके तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ। वो हॉस्पिटल में हैं, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। हमने पैसे भर दिए हैं, बस आप उन्हें अपना खून दे दो, वरना वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, जैसे सालों पहले मॉम चली गई थी, प्लीज़। सृजन रोते हुए कहती है, औक बच्चा, तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। वो प्रथम के तरफ देखता है और कहता है, तुम ये डील देख लो और बाकी के काम पूरा करो, मैं बच्चा के साथ हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। जी बॉस, प्रथम कहता है। समृद्ध सृजन को अपनी गोद में उठाता है और मीटिंग रूम से बाहर जाने लगता है। तभी अनुराग बोलता है, आप ऐसे कैसे डील को बीच में छोड़कर जा सकते हैं, वो भी इस लड़की के लिए। आखिर है कौन ये आपकी। अनुराग की बातें सुनकर समृद्ध कहता है, डील आपके साथ प्रथम कर लेगा मिस्टर शर्मा, और रही इस लड़की की बात, तो ये कौन है ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट मैटर है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इन सब के बीच आरव था, जो चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसने सृजन के आंखों में एक दर्द देखा था। डील फाइनल करके वो तीनों बाहर जाते हैं, जहां अभिनव बोलता है, आखिर ये यहाँ कर क्या रही थी और कैसा रिश्ता है इसका मिस्टर रावत के साथ, कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। ये ऐसी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। इससे अच्छा तो इरा है, जो भले ही हमारी सगी बहन नहीं है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कब क्या करना है, और वो इससे उम्र में भी छोटी है, लेकिन हर चीज़ में इससे आगे हैं। अनुराग कहता है, लेकिन आरव बस चुप रहता है। अब तुझे क्या हुआ। अभिनव बोलता है, कुछ नहीं भाई, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शायद बच्चा सच में किसी मुसीबत है और उसने हमारी जगह पर समृद्ध की मदद ली। वो खून की बात कर रही थी, ओ ब्लड ग्रुप, जो कि सुजॉय का है। कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ है। अगर उसे ब्लड की ज़रूरत ही थी तो वो हमसे बोल सकती थी, लेकिन मिस्टर रावत से बोला ये कुछ अजीब नहीं है, और मिस्टर रावत भी उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो उसे काफ़ी अच्छे से जानते हों। आरव बोलता है। सुजॉय की जिक्र आते ही बाकी के दोनों भाई के चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है। अभिनव किसी को कॉल करता है और बोलता है, पता करो कि सुजॉय अभी कहाँ है। उधर से कोई कुछ कहता हुआ, जिसे सुनकर अभिनव हैरान हो जाता है। क्या हुआ भाई। अनुराग पूछता है। सुजॉय हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी सर्जरी हो रही है। व्हाट। आरव हैरानी से बोलता है। तीनों भाई भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हैं और हॉस्पिटल के तरफ भागते हैं। आज के लिए इतना हो, बाकी जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर में। क्या पता चल जाएगा इन तीनों को कि सुजॉय उनका सगा भाई नहीं है। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज़ स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू ज़रूर दें, ताकि मैं आगे की कहानी लिख सकूं। और क्या आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी हीरोइन और विलेन की रोमांस लिखूं, या फिर उनके बीच गलतफहमी के बारे में लिखूं? आई मीन, विलेन किसी और को अपनी मोहब्बत समझे, ऐसा कुछ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 16 रीति का शर्मा ब्रदर्स को करारा जवाब। वीवी हॉस्पिटल एंड कॉलेज। सृजन और समृद्ध जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। डॉक्टर, सृजन चिल्लाते हुए कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर जल्दी से बाहर आता है। डॉक्टर, ब्लड का इंतजाम हो गया, प्लीज़ आप भाई का ऑपरेशन शुरू करिए। कहाँ है ब्लड। डॉक्टर पूछता है। उसे ब्लड मैं दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे ऑपरेशन सक्सेसफुल होनी चाहिए, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से पता है। समृद्ध गुस्से से घूरते हुए कहता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर बोलता है। वहीं समृद्ध अपने फ़ोन से प्रथम को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और खुद ऑट में चला जाता है।
लगभग 5 मिनट के अंदर ही सुजॉय के ऑपरेशन वाले फ्लो को पूरी तरह सील्ड कर दिया जाता है। वहां चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड अपनी हाथों में गन लिए तैनात हो गए थे। वहीं उनके बीच में प्रथम चलकर आता है और सृजन को देखकर कहता है, मिस आप शांत हो जाए, उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद को शांत रखना होगा। प्लीज़ अभी के लिए आप कुछ खा लीजिए। नहीं प्री भाई, मुझे कुछ नहीं खाना है। जब तक मेरे जॉय भाई ठीक नहीं हो जाते तब तक, सृजन कहती है। वहीं प्रथम के कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रहा था, प्री भाई। वो जल्दी से होश में आता है और कहता है, मुझे भाई बोला है ना, तो चलो अपने इस भाई की बात मानो और कुछ खा लो प्लीज़। सृजन कुछ नहीं बोलती है और बस अपना सर हिला देती है। वहीं रीति भी उसके पास आ जाती है और कहती है, सृज प्लीज़। सृजन बस हाँ में सर हिला देती है। प्रथम एक गार्ड से कहकर खाने को मंगवाता है, फिर सृजन और रीति को देखकर कहता है, तुम दोनों मेरे लिए बहन के जैसी हो, तो प्लीज़ अपने भाई की बात मानकर थोड़ी देर बैठ जाओ और खा लो। आई प्रॉमिस, मेरे रहते हुए तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। दोनों बस हाँ में सर हिलाती है और एक बेंच पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में गार्ड खाना लेकर आता है और प्रथम दोनों को खिलाता है। बेंच पर बैठे बैठे ही सृजन सो जाती है, या यूं कहें कि रीति उसे बेहोश कर देती है। तभी अचानक ही उसे किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी जगह से उठकर उस तरफ जाती है तो देखती है कि तीनों शर्मा ब्रदर्स गार्ड से बहस कर रहे थे। देखिए, हमारे भाई का अंदर ऑपरेशन चल रहा है, हमारा उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। माफ़ करिएगा लेकिन आप अंदर नहीं आ सकते, हमारे बॉस का सख्त आदेश है। देखिए मिस्टर, इससे पहले कि हमारे गार्ड आपको यहाँ से धक्के मारकर निकाले, आप चुपचाप इज्जत के साथ चले जाए। क्या हो रहा है यहाँ? अचानक ही एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ रीति की होती है। मिस, ये लोग कह रहे हैं कि इनके भाई यहाँ एडमिट है और ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक गार्ड कहता है। रीति को वहाँ देखकर तीनों भाई हैरान हो जाते हैं। रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव पूछता है। ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए मिस्टर शर्मा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। रीति बिना किसी भाव के पूछती है। हम यहाँ सुजॉय को देखने आए हैं, हमें खबर मिली है कि वो यहाँ एडमिट है, अनुराग बोलता है। और मैं यहाँ अपनी दोस्त के साथ आई हूँ उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने, क्योंकि यहाँ उसके भाई का सर्जरी हो रहा है। रीति कहती है, वॉट, सुजॉय का सर्जरी हो रहा है? और सृजन कहाँ है? हमें उससे मिलनी है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात हमसे छुपाने की, और उसने हमसे हेल्प मांगने की जगह मिस्टर रावत से हेल्प मांगी, इसकी वजह भी जाननी है। और क्यों उसने अपनी फैमिली के छोड़कर एक पराये इंसान से कहा हेल्प ली? अभिनव गुस्से से बोलता है। फैमिली? रियली मिस्टर शर्मा, आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं? आप उस फैमिली की जिसने ये जानते हुए कि सुजॉय को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसे स्ट्रेस से दूर रखना है, लेकिन उसने हर वक्त उसे मेंटली टॉर्चर किया? या वो फैमिली जिसने सृजन को उसकी मां के मरते ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसे बिना गलती के सजा दिया? या फिर वो फैमिली जिसने किसी को ये नहीं बताया कि उसके खानदान में सुजॉय और सृजन नाम के कोई शख्स भी है? किस फैमिली की बात कर रहे हैं आप मिस्टर शर्मा, ज़रा बताएंगे? रीति की बात सुनकर तीनों भाई अपना सर झुका लेते हैं। तभी आरव बोलता है, इन सब से सच तो नहीं बदल जाएगा ना मिस मल्होत्रा कि वो दोनों हमारे भाई बहन हैं? बिल्कुल बदल जाएगा मिस्टर शर्मा, अगर अब आप पूरी दुनिया को ये बताएंगे तो लोग आपको क्या क्या कहेंगे ये तो आप जानते ही हैं। हो सकता है उन दोनों को ये दुनिया शर्मा फैमिली के नाजायज़ बच्चे का नाम दे। क्यों? रीति बिना किसी डर के कहती है। ये आप क्या कह रही है मिस रीति? वो हमारे सगे भाई बहन है, शर्मा फैमिली के जायज़ बच्चे हैं वो। अनुराग कहता है। अच्छा, एक मिनट, रीति बोलती है और फिर वहां से जा रही है। एक नर्स से पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती है कि शर्मा फैमिली की प्रिंसेस कौन है? रीति के सवाल सुनकर वो नर्स मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, उस फैमिली की प्रिंसेस का नाम इरा है और उनके प्रिंस का नाम अभिनव, अनुराग और आरव है। ये तीनों भाई तो ठीक है, लेकिन आपको बताऊं, वो जो लड़की है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। मतलब जितनी मासूम वो दिखती है न, रियल में उतनी है नहीं। अरे एक बार तो मैंने उस लड़की को कॉकटेल बार में देखा था। वहाँ मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पर गई थी, तो यही नहीं, वो लड़की ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो काफ़ी रिवीलिंग थी और लड़कों से तो ऐसे चिपक रही थी जैसे कि वो उनके ऊपर ही चढ़ जाएगी। काफ़ी अजीब है लड़की। और तो और उसने वहाँ अपना नाम रैंडम बताया था। अच्छा, क्या नाम बताया था उसने, आपको पता है? रीति के ऐसे पूछने से नज़ उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। अहम, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उसका कोई दूसरा नाम भी हो जो हमें नहीं पता हो। वो क्या है न, मेरे भाई का दिल आ गया है उसके ऊपर, तो बस मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ प्लीज़, रीति मासूम बनते हुए कहती ही। हाँ, उसने अपना नाम सबको वहाँ सृजन बताया था। तुम्हें पता है वो लड़की न ड्रग भी लेती है और लड़कों के साथ हुकअप भी करती है, लेकिन क्या करोगी, है तो वो बड़े फैमिली के बेटी ना।
मुझे क्या, मैं चलती हूँ, तुम इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि अगर उन्हें पता चला न तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। इतना बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। वहीं उसकी बातें सुनकर तीनों भाइयों के आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में ये सब बोलने की, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अभिनव गुस्से से गुर्राते हुए कहता है। अरे वाह, उसकी बातों से आपको गुस्सा आ गया क्योंकि उसने आपकी प्यारी बहन ईरा के बारे में बोला था, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि आपकी प्यारी बहन ने मेरी दोस्त के नाम का यूज़ करके उसे बदनाम किया। खैर, हम आपसे अब उम्मीद है क्या कर सकते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चुपचाप यहाँ से चले जाए। मेरी फ्रेंड को आपके या आपकी फैमिली के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर रीति वहाँ से चली जाती है। वहीं तीनों भाई बस अपनी खाली नज़रों से रीति को जाते हुए देख रहे थे। उनके मन में क्या चल रहा था ये जानना काफ़ी मुश्किल था। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर ऑट से बाहर आता है। तब तक सृजन जग चुकी थी। वो तुरंत डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर मेरे भाई अब कैसे हैं? उसकी बातों पर डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। सृजन काफ़ी परेशान हो जाती है और दोबारा पूछती है, डॉक्टर मेरे भाई? आई एम सॉरी सृजन बेटा, लेकिन डॉक्टर कुछ कहता है जिसे सुनकर सृजन के आंखों से आंसू गिरने लगता है। आखिर ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने सृजन से? क्या करेंगे अब शर्मा ब्रदर्स रीति की बातें सुनकर? और क्या रीति ने सही किया उन्हें सुनाकर, या फिर उसने उनसे दुश्मनी मोल ले ली है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और मेरी स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दे और कमेंट करते रहे। कल के पार्ट में आपको विलेन और हीरोइन की एक नोकझोंक से साथ उनकी फर्स्ट किस भी पढ़ने को मिलेगा। उनके पहली किस की सिचुएशन काफ़ी अजीब होगी या फिर नॉर्मल, आप मुझे कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू डियर रीडर मेरी स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू करने के लिए। 17 आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर क्या हुआ मेरे भाई को, वो ठीक तो है ना? सृजन घबराते हुए पूछती है। आई एम सॉरी सृजन, लेकिन हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारे भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो अभी खतरे से बाहर है। होश में आने के बाद तुम उसे मिल सकती हो, फिलहाल उसे हम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक गॉड कि आपने मेरे भाई को बचा लिए, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सृजन रोते हुए अपना सर ऊपर के तरफ करके कहती है, सृज संभाल खुद को, देख गॉड ने तेरे भाई को ठीक कर दिया। चल अभी अपने आंसू को साफ कर ले, पहले हम समृद्ध भाई को देख लेते हैं, उसके बाद हम सुजॉय से मिलेंगे। रीति कहती है, हाँ रीत चल, सृजन बोलती है और दोनों समृद्ध के वार्ड में चली जाती है। अंदर समृद्ध बेड पर लेटा हुआ था। सृजन उसका हाथ पकड़ती है और प्यार से पूछती है, भाई आप ठीक हो? उसके ऐसे प्यार से पूछने से समृद्ध के आंखों में आंसू आ जाता है और वो बस हाँ में सर हिलाता है। आप रो मत भाई, मैं सुजॉय भाइयों को अपने तरीके से समझा दूंगी, वो आपके साथ जाने के लिए मान जाएंगे। देखना, सृजन कहती है, वो बात नहीं बच्चा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुमसे सुजॉय को अलग करके सही कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई, पहले मैं भी सोचती थी कि आप झूठ बोल रहे या सच बोल रहे हो, लेकिन भाइयों को मैं आपके साथ नहीं जाने दूंगी। लेकिन अब मैं खुद चाहती हूँ कि वो आपके साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें उनके हक का प्यार मिले जिसके लिए वो हमेशा से तरसे थे। इसलिए मैं उन्हें मना लूंगी, बस आप उनके वेलकम की तैयारी करिए। सृजन एक स्माइल के साथ कहती है। उसकी ये स्माइल एकदम रियल स्माइल थी। जैसा तुम चाहो, इतना बोलकर समृद्ध किसी को कॉल करके कुछ बोलता है। वहीं सृजन वार्ड से बाहर आकर अपने आंसुओं को साफ करती है और खुद से कहती है, मॉम आज आपकी प्रिंसेस आपका दिया हुआ वादा निभाने जा रही है, उसे हिम्मत देना। इतना बोलकर वो सुजॉय के वार्ड के तरफ चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद सुजॉय को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस होता। ये देखकर वो उस साइड में देखता है तो उसके नज़र वहां बैठे सृजन पर पड़ती है जो रोते रोते वहीं सो चुकी थी। वो एकटक सृजन को देखता है और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखता है। तुरंत ही सृजन की नींद खुल जाती है और वो सुजॉय को देखने लगती है। आपको होश आ गया? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सृजन कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन आप कौन हो? सुजॉय हैरानी से पूछता है। उसके ऐसे सवाल पूछने से सृजन हैरान हो जाती है और अपने आंखों में आंसू भरकर कहती है, क्या आप मुझे सच में नहीं पहचानते? नहीं, मैं आपको सच में नहीं जानता। इनफैक्ट मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मैं कौन हूँ? सुजॉय खुद हैरानी से पूछता है। डॉक्टर, सृजन गुस्से से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ को सुनकर डॉक्टर, नर्स के साथ साथ समृद्ध और रीति भी भागते हुए वहां आ जाते हैं। क्या हुआ सृज? रीति पूछती है। रीत तू चुप रह, पहले मुझे इस डॉक्टर से बात करनी है। इसने ऐसा क्या किया जो ये अपने आप के साथ साथ मुझे भी भूल गए? इन्हें ये याद नहीं कि मैं कौन हूँ, ये खुद कौन है? सृजन गुस्से से बोलती है। रिलैक्स सृजन, हमें एक बार इन्हें चेक करने दो, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे, डॉक्टर बोलता है।
और ओनली 10 मिनट्स, सृजन कहती है। 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आता है और सृजन से कहता है, मिस सृजन, ऑपरेशन होने से और उनके सर के पीछे चोट लगने के कारण उनकी टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गई है। अगर ये याद करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन इसने काफ़ी खतरा है, डॉक्टर कहता है। ओक, सृजन कहती है और सुजॉय के पास चली जाती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं भाइयों? आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? आप रीत को भूल गए, समृद्ध भाई को भूल गए, अपनी मॉम को भूल गए। तुम लोग कौन हो और किसके बारे में बात कर रही हो? देखो, मुझे सच में कुछ नहीं याद है, सुजॉय कहता है। ओके, मैं बताती हूँ। मैं आपकी छोटी सी अडॉप्टेड बहन हूँ सृजन। ये आपके बड़े भाई हैं समृद्ध रावत, और ये है आपकी गर्लफ्रेंड रीति मल्होत्रा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। यही नहीं, आपको फैमिली में और भी कई सारे लोग हैं, और आपको पता है आप एक सिंगर हो, रॉकस्टार सुजॉय रावत। सृजन एक सांस में सारी बातें बोल देती है। वहीं रीति और समृद्ध बस उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप सभी मुझे? जॉय भाई, आप आराम करो, वरना ये जो आपके बड़े भाई हैं न, वो सच में एक नंबर के डेविल हैं। इससे पहले कि ये आपकी वॉट लगा दे कि आप इतने दिन इनसे दूर क्यों रहे और आपने इनसे अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों छुपाया, आप अभी सो जाओ। सृजन धीरे से सुजॉय के पास झुकते हुए धीरे से कहती है। सुजॉय तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। समृद्ध भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सृजन कहती है और बाहर चली जाती है। रीति बेटा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, समृद्ध कहता है और बाहर चला जाता है। क्या हुआ सृज, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? समृद्ध पूछता है। मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मिस्टर रावत। अब आप मेरे भाई को बिना किसी बहना के अपने पास रख सकते हैं। फिलहाल अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अब यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात प्लीज़, आप रीति को ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि रीति भाई से बहुत प्यार करती है। वो उनसे आज से नहीं बल्कि बचपन से प्यार करती है। आप उन्हें अलग मत करिएगा। अब मैं चलती हूँ, इतना बोलकर सृजन वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते एक बात जरूर याद रखना सृज, सुजॉय हमेशा तुम्हारा भाई है और रहेगा। उसके ऊपर हमसे ज़्यादा तुम्हारा अधिकार है। तुम जब चाहे उससे मिलने आ सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि आज से मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के कहना। और तुम हमेशा खुश रहो, समृद्ध कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं सृजन हॉस्पिटल से निकलकर एक कैब बुक करती है और सीधे एयरपोर्ट चली जाती है। 3 दिन बाद विला, जो किसी रॉयल पैलेस जैसा था, जिसके चारों तरफ 1000 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। उसके चारों तरफ अनगिनत वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड अपनी हाथ में राइफल लिए चारों तरफ खड़े थे। उस घर के अंदर हॉल में 2 लोग बैठे हुए थे, बाकी वहां काम कर रहे सभी सर्वेंट अपने अपने काम में लगे हुए थे। तुम्हें पता है विनाश, मेरे कज़न जो बचपन में खो गए थे वो मिल चुके हैं। और तुम्हें पता है वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, और ममता मामी जी को भी होश आ गया है। इसी खुशी में उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें वो हमें बुला रहे हैं। क्या तू चलेगा? समीर पूछता है। वी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, विनाश बिना किसी भाव के जवाब देता है। अकबर प्लीज़, तू एक बार मेरे साथ उनसे मिलने हॉस्पिटल तो चल सकता है न? देख प्लीज़, मना मत करना प्लीज़, समीर बेचारा जैसा मुंह बनाकर कहता है। और अब तू मुझे इरिटेट मत कर, चल चलते हैं, विनाश कहता है। दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद वो दोनों सुजॉय के वार्ड में थे। उनके चेहरे पर हैरानी थी। समृद्ध उसे सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वो दोनों थोड़े शांत होते हैं। तभी वहां रीति अपने हाथों में लंच बॉक्स लिए आती है। गुड मॉर्निंग समृद्ध भाई। गुड मॉर्निंग सुजॉय। उसकी आवाज़ सुनकर सभी उसके तरफ देखते हैं कि समीर बोल पड़ता है। मिस जूनियर तुम यहाँ, सीनियर आप यहाँ, रीति भी पूछती है। वो दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही सुजॉय बोलता है। रीत, बच्चा कहाँ है? 3 दिन से वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है। वो सुजॉय, सृजन अपनी नानी के गांव रामटेक गई हुई है। वो कुछ दिन वहीं रहेगी, उसके बाद ही वापस आएगी, रीति कहती है। अच्छा, सुजॉय बोलता है। वहीं विनाश के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी आ जाती है। तभी रीति का फ़ोन बजता है। आप लोग बातें करिए, मैं अभी आती हूँ, बोलकर रीति वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं विनाश भी उसके पीछे बाहर के तरफ चला जाता है। सृज, कहाँ है तू? और तूने मुझे इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है पिछले दिनों में तुम्हारे भाई ने मुझसे 3000 बार तुम्हारे बारे में पूछ लिया है। हर बार मैं उसे एक नई झूठ बोलती हूँ। प्लीज़ यार, तुम वापस आ जाओ ना, रीति कहती है। नो रीत, मैं अभी वापस नहीं आ सकती। तुझे पता है ना, अगर मैं अभी वापस आई तो भाई लगभग मुझसे ही सबसे ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। ऐसे में उनकी मॉम और भाई को कितना हर्ट होगा ना, और इस दर्द को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तू बस वहाँ संभाल, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मैं अभी नानी के घर रामटेक जा रही हूँ, क्योंकि उनसे मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब भी लेनी है, जो बहुत ज़रूरी है। आई होप तू समझ गई होगी। बाय, अपना और उन सभी का ख्याल रखना।
इतना बोलकर सृजन कॉल काट देती है। वहीं उसकी बातें सुनकर विनाश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो तुरंत वहां से बाहर के तरफ निकल जाता है। आज के लिए इतना ही। आखिर क्या होगा जब शर्मा फैमिली को पता चलेगा? सुजॉय की असलियत क्या जानना चाहती है सृजन, और क्यों गुस्से में था विनाश? जानने के लिए मुझे कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू आप सभी रीडर का जो आप सभी मेरी स्टोरी को पढ़ते हैं और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे रिव्यू भी जरूर दें। आप सभी टेंशन मत लीजिए, कल आपको पक्का उनकी फर्स्ट किस के साथ उनकी नोकझोंक जरूर पढ़ने को मिलेगी। और आप सभी प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएं कि मैं हीरोइन और विलेन को डायरेक्ट मिला दूं या फिर गलतफहमी से। चैटी नानू के घर एंड फर्स्ट किस। रामटेक। एक बड़े से हवेली में कुछ लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। अरे रामू जल्दी जल्दी हाथ बटा, आज बरसों बाद इस हवेली की राजकुमारी वापस आ रही है। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? हॉल में बैठे एक बुजुर्ग कपल कहते हैं। कर रहे हैं मालिक, अब सब हो गया है, बस राजकुमारी जी के आने का इंतजार है। रामू काका जो शायद 40-45 के आसपास के आदमी है वो बोलते हैं। तभी वहां एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। सभी नौकर भागते हुए दरवाजे पर चले जाते हैं। दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी लगी हुई थी। उसमें से सृजन बाहर आती है, जो अभी एक अनारकली सूट पहनी हुई, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। उसे देखते ही सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सृजन अपना सामान बाहर निकालती है और सीधे अंदर के तरफ आने लगती है। नौकर दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। राजकुमारी साहिबा, आप ये सामान हमें दे दीजिए। सृजन अपना सामान उन्हें देती है और अंदर जाने लगती है। रुक जाए राजकुमारी जी, रामू काका कहते हैं। सृजन हैरानी से उसे देखती है। रामू काका एक स्माइल के साथ आरती की थाली लेकर आते हैं। वो बुजुर्ग कपल दरवाजे पर आते हैं और रामू काका उन्हें आरती की थाली देते हैं। वो औरत थाली लेकर सृजन की आरती करती है, उसे टीका करती है और गृह प्रवेश की पूरी रस्म होती है। सृजन अंदर जाकर उन दोनों कपल के साथ रामू काका और अपने से बड़े सभी को झुककर प्रणाम करती है। नानू नानी, मैंने आप दोनों को बहुत याद किया। सृजन उनके गले लगते हुए कहती है। हमने आपको बहुत याद किया सृज बेटा। दोनों कपल उसे देखकर कहते हैं। बेटा आप फ्रेश हो जाए, हमने आपके पसंद का सारा खाना बना दिया है। सृजन अपने रूम में चली जाती है। उसके जाते ही दरवाजे पर एक और गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है, जिसकी आंखें एकदम ग्रीन थी, दिखने में एकदम परफेक्ट लग रहा था, लाइक दैट कामदेव। वो लड़का शान से चलते हुए अंदर के तरफ आता है। उसे देखकर दोनों कपल उसे देखते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं, अरे वंश बेटा आप यहाँ कब आए? अभी आया हूँ नाना जी, वो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आना पड़ा है। वंश कहता है, अच्छा तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, हमें तुम्हें किसी से मिलवाना है। नाना जी कहते हैं, ठीक है नाना जी, वंश बोलता है और अपने रूम के तरफ बढ़ जाता है। वहीं मुंबई में सुजॉय आज अपने घर यानी कि रावत मैंशन के सामने खड़ा था। ममता जी उसकी आरती उतार रही थी। सुजॉय अंदर जाता है और उनके गले लगाकर कहता है, आई मिस यू मॉम, मिस यू टू बेबी। ममता जी कहती हैं, समृद्ध तुम सुजॉय को उसके रूम में ले जाओ। ममता जी कहती हैं, जी मॉम। समृद्ध बोलता है और सीधे सुजॉय को उसके रूम में छोड़कर आता है। सुजॉय अंदर बैठे किसी सोच में डूबा था। कुछ सोचते हुए वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से कोई कॉल रिसीव करता है। कहाँ हो बच्चा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आती है न भयूं। फ़ोन पर दूसरी तरफ सृजन थी, वो बोलती है। वहीं सृजन अपने बालों को सही करते हुए कहती, भाइयों आप ठीक हो ना? हाँ बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही है। सुजॉय बोलता है, बिल्कुल भाई, मैं बस यहाँ के काम खत्म करके आपके पास वापस आ जाऊंगी। सृजन कहती है, वैसे बच्चा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुजॉय कहता है, बेशक बोलो भाई, पूछो। सृजन कहती है, जैसे कि तुम्हें पता है कि कल न्यू ईयर है, तो ऐसे में मैं हर साल क्या करता था यू नो मुझे कुछ याद नहीं है। सुजॉय कहता है, भाई आप हर साल न्यू ईयर के दिन अपने खुद के पैसे से सभी के लिए गिफ्ट लेते हैं बट इस बार मैंने सब इंतजाम कर दिया है। आपकी मॉम के लिए गिफ्ट, भाई के लिए गिफ्ट के साथ रीति की गिफ्ट और घर के सभी मेड सर्वेंट सभी के लिए भेजवा दिया है। और मैंने आप इस बार आपके लिए कोई डिनर प्लान नहीं किया है, क्योंकि इस बार भाई ने आपको दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि अब आप इतने काबिल है कि रावत फैमिली के छोटे प्रिंस के रूप में सभी आपको जाने और ये सीखे कि आपने खुद के दम पर सब हासिल किया है। सृजन बोलती है। सुजॉय कुछ पूछता उससे पहले ही सृजन बोलती है, भाई मैं बाद में बात करती हूँ, नानी मुझे बुला रही है। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देती है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। बेबी जी खाना खाने के लिए नीचे चलिए, रामू काका नोक करते हुए कहते हैं। काका मुझे अभी भूख नहीं, आप उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए।
सृजन कहती है और रूम की लाइट ऑफ करके सो जाती है। आधी रात को अचानक ही एक भयानक सपने के कारण सृजन की नींद खुल जाती है। वो काफी कांप रही थी। भाइयों, आप कहाँ हो? सृजन डर से कांप रही थी। लगभग आधे घंटे बाद सृजन खुद को नॉर्मल करती है। मुझे तो भूख लगी है और इतनी रात को तो कोई जगह नहीं होगा। चल स्विच, तू खुद ही ढूंढ कर खा ले, क्योंकि भाई तो अब मेरे साथ होंगे नहीं जो मेरे लिए खाना लेकर आधे रात को भी बैठे रहेंगे। अब मुझे अपनी ये आदत बदलनी होगी। सृजन बाहर जाते हुए बोलती है। वो हॉल में जाती है तो हॉल में अंधेरा था। वो अपने फ़ोन का लाइट जलाती है और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। वो पलटकर पीछे देखती है तो कोई नहीं होता है। वो धीरे धीरे किचन के तरफ बढ़ती है और किचन में कुछ खाने को ढूंढती है। उसे खाने के लिए स्नैक्स के साथ तीखी चटनी मिल जाती है। वो उसे लेकर जैसे ही पलटती है वैसे ही उसकी नज़रें अपने पास खड़े शख्स के हरी आंखों से टकरा जाती है, जिसे देखकर सृजन की चीख निकल जाती है। वो वहां से भागती उससे पहले ही उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो सीधे उस इंसान के ऊपर गिरती है और उसके होठों उस इंसान के होठों से जा मिलती है। ऐसे होने से उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है तो वहीं उस शख्स की आंखें भी बड़ी हो जाती है। वो कोई एक्शन लेता उससे पहले ही सृजन उसके होठों को जोर से पकड़कर किस करने लगती है। वो लगभग 10 मिनट उससे अलग होती है और कहती है, ये नानू भी न बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। उन्हें पता है कि मुझे हरी हरी लॉलीपॉप काफ़ी पसंद है, इसलिए उन्होंने इतने बड़े से टेडी में इसे फिट कर दिया। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वो शख्स उसके हाथ के पकड़ लेता है, जिसे महसूस कर कहती है, डोंट वरी टडिया जान, मैं बस तुम्हें इतनी ही किसी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी किस को अपने ग्रीन आई मॉन्स्टर यानी कि अपने विलेन के लिए बचा कर रखा है। जब मिलेगा तो उसे ही दूंगी, समझे। वैसे ये लॉलीपॉप बहुत ही टेस्टी है, मैं नानू से बोलकर ऐसे और मंगवा लूंगी। इतना बोलकर सृजन वापस से उसके लिप पर किस करती है और वहां से चली जाती है। वहीं वो शख्स तो जैसे अपनी जगह पर जम ही गया था। वो होश में आता है और किचन की लाइट ऑन करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वंश होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भाव होती है। बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी फर्स्ट किस कोई लॉलीपॉप समझकर चुरा लेगा। आज के लिए इतना ही। क्यों काटा सृजन ने सुजॉय का फ़ोन? और अब क्या होगा? क्या सृजन को पछतावा होगा या फिर वंश कुछ करेगा या फिर बनेगी 19 पैनिक अटैक और किस? अगली सुबह हवेली में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर सृजन के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ वंश भी बैठा हुआ था। आज उसने ब्लैक कलर के बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वो सभी आपस में बात ही कर रहे थे कि उनके कानों में पायल की आवाज़ सुनाई देती है। सभी अपना सर उठाकर उस तरफ देखते हैं तो सीढ़ियों से सृजन उतरते हुए नीचे उतर रही थी। उसने आज एक ग्रीन कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी। हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी और कानों में ईयरिंग के साथ उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। उसे देखकर नानू और नानी स्माइल करते हैं, जबकि वंश के तो हार्ट बीट ही जैसे स्किप हो गई थी। वो बड़ी ही शिद्दत से उसे देख रहा था। सृजन एक स्माइल के साथ नाना नानी को गुड मॉर्निंग विश करती है और सभी सर्वेंट को भी, लेकिन वंश को देखते ही वो शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है, विलेन। उसके मुंह से विलेन सुनकर वंश हैरानी से उसे देखने लगता है, जबकि नानू और नानी नासमझी से उसे देखने लगते हैं। सृजन को तुरंत रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला। वो बस हल्की सी स्माइल करती है और नाना जी के तरफ देखते हुए पूछती है, नानू ये कौन है? बेटा ये मेरे एक कॉलेज फ्रेंड का पोता है, अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है, नाना जी बोलते हैं। वंश बेटा ये है हमारी इकलौती पोती सृजन अग्रवाल। वंश बस अपना सर हिलाता है। उसे देखकर सृजन धीरे से बोलती है, हर वक्त तो गूंगा बनकर ही रहता है, यहाँ भी गूंगे जैसा बिहेव कर रहा है। और इसे क्या ज़रूरत थी बिना मास्क के आने की? कम से कम मास्क ही पहन लेता। क्या इसे डर नहीं कि ये गांव में है? यहाँ इतने हैंडसम बंदे को देखकर कितनों को नीयत खराब हो जाएगी। वंश तो उसे हैरानी से देख रहा होता है। वैसे नानू आज तो नए वर्ष का आगमन है, तो आप क्या करने वाले हो? सृजन पूछती है। तुम्हें क्या चाहिए? नानू पूछते हैं। आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं? सृजन पूछती है। हाँ बेटा, नानी जी बोलती है। तो फिर ठीक है, आप मुझे मेरी मॉम के बारे में बताइए। कौन थी, कैसी दिखती थी, और सुजॉय भाई मम्मा के पास कैसे पहुँचे? क्योंकि इतना तो मुझे पता चल गया है कि सुजॉय भाई मेरे रियल ब्रदर नहीं है, तो प्लीज़ नानू आप लोग मुझे सच बताइए। और भी ऐसी कौन सी मिस्ट्री छुपी हुई है? आपको पता है मेरी आंखें पर्पल है, जबकि मेरी पूरी फैमिली में किसी की आंखें ऐसी नहीं है। मेरे तीनों भाइयों को आइज़ बाकी फैमिली से मिलती है, जबकि मेरे और सुजॉय भाई का नहीं। सुजॉय भाई रावत फैमिली के बच्चे हैं। फिर वो मम्मा के पास कैसे पहुँचे? प्लीज़ नानी बताए ना मुझे। तुम पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम से हम तुम्हें बताएंगे, नानू कहते हैं। सभी नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद सभी लोग नानू के पीछे चलने लगते हैं।
नानू एक बंद दरवाजे को खोलते हैं और लाइट जलाते हैं। उस रूम को देखकर बाकी के तीनों लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि रूम काफ़ी खूबसूरत थी। तभी सृजन की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। मम्मा सृजन के मुंह से निकल पड़ता है। तभी उसकी नज़र उसके ठीक बगल में टंगी एक और तस्वीर पर जाती है जिसे देखकर वो और हैरान हो जाती है। नानू ये सब क्या है? ये मम्मा की दो दो फोटोज और वो भी अलग अलग। सृजन पूछती है, इन दोनों में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है सृजन? नानू खुद को मजबूत करते हुए कहते हैं। उनके बातों पर सृजन कोई रिएक्ट करती उससे पहले ही नानू उसे कुछ बताने लगते हैं। सृजन जैसे जैसे उनकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। यही सच है बेटा कि तुम भी शर्मा फैमिली की असली बेटी नहीं हो और हमारी सगी नातिन भी नहीं, लेकिन हम तुम्हें अपनी सगी नाती से भी बढ़कर प्यार करते हैं क्योंकि तुम हमारे लिए खास है, नानू कहते हैं। उनकी बातों पर सृजन कोई रिएक्ट नहीं करती और सीधे अपने रूम में जाती है। ये आपने क्या किया नानू? जो सच आंटी हमेशा से उससे छुपाते हुए आए, वही सच आपने उसे बता दिया। वंश कहता है, ये जरूरी था वंश बेटा। वो ये सच उस दिनेश शर्मा से पता करती उससे बेहतर है कि मैंने ही उसे बता दिया। बस वो किसी तरह अपनी रियल फैमिली के पास पहुंच जाए, क्योंकि उनके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने मेरी बेटी से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी को स्ट्रांग बनाकर उसके फैमिली को ढूंढकर उन्हें सौंप दूंगा। मैं ये तो नहीं कर पाया, लेकिन उसे उसकी माँ का सच बताकर अपनी थोड़ी सी गिल्ट को कम कर लिया। नानू बोलते हैं, डोंट वरी नानू, मैं आपके इस वादा को पूरा करूंगा। उसे उसकी फैमिली के पास जरूर पहुंचा दूंगा। बहुत जल्दी ही उसकी फैमिली उसे लेने के लिए यहाँ आएगी। वंश कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे नानू कहते हैं। वहीं सृजन अपने रूम में खुद को बंद करके जोर जोर से रो रही थी। आखिर मैं कौन हूँ? क्या हूँ मैं? जिस औरत को मैं अपनी माँ मान रही थी वो मेरी मॉम है ही नहीं। जिस फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानती थी वो असल में मेरी फैमिली है ही नहीं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, क्योंकि अब ये लोग मेरे अपने भी नहीं हैं। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सृजन जल्दी जल्दी सांसें लेने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। वहीं वंश और सुजॉय को बेचैनी होने लगती है। दोनों अपने सीने को सहला रहे थे, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक मेरे सीने में इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या वो ठीक नहीं है? वंश खुद से बोलता है। तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है। सभी भागते हुए उस ओर पहुंचते हैं। ये आवाज़ रामू काका की थी, जो सृजन के रूम में उसके हालचाल जानने आए थे। क्या है रामू, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? नानू बोलते हैं, मालिक वो सृजन बिटिया बेहोश हो गई हैं। रामू काका अपनी सांसें कंट्रोल करके बोलते हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर सृजन को चेक कर रहा था। क्या हुआ है इसे? वंश पूछता है। मिस्टर अग्रवाल, शायद इन्हें किसी बात का सदमा लगा है और इन्हें पैनिक अटैक आए हैं। शायद किसी बात से इनको डर लगा हो। मैं कुछ दवाई इन्हें दे देता हूँ, आप बस इन्हें स्ट्रेट से दूर रखिएगा। इतना बोलकर डॉक्टर एक पेपर उनके तरफ करता है और वहाँ से चला जाता है। रामू काका दवाई लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। नानू नानी, आप लोग आराम करिए, मैं यहाँ बैठता हूँ, अगर इसे होश आता है तो मैं आपको बता दूंगा, वंश कहता है। ठीक है बेटा, नानी नानू को बाहर लेकर जाते हुए कहते हैं। उनके जाने के बाद वंश दरवाजे को अंदर से बंद करता है और सृजन के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, क्या हुआ टाइग्रेस, तुम बस इतने में ही अपना ये हालत बना ली? पहले मुझे भी इस बात का पता नहीं था, लेकिन आज मुझे भी पता चल गया। और तुम खुद को इस तरह से कमज़ोर कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हें और भी ऐसी चीज़ों का सामना करना है, तब कैसे करोगी? तुम्हें लगता है न को तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एक बड़ी सी फैमिली है। तुम प्रिंसेस हो वहाँ की। देखना कल ही वो सब तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे। डोंट वॉरी, मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। देखो मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने दोबारा स्टूडेंट बन गया। ये दुनिया जो वीवी को एक बिजनेसमैन के रूप में जानती, उसे तुम एक स्टूडेंट के रूप में जानती हो। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था तुम अपने विलेन की टाइग्रेस बनोगी? तो क्या टाइग्रेस इतनी कमज़ोर होती है? अचानक ही सृजन की पलकें फड़फड़ाने लगती है। वंश जल्दी से उसका हाथ छोड़कर अपने चेहरे को नॉर्मल कर लेता है। सृजन की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने रूम में पाती है। वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। मुझे पता नहीं था कि ये चोरनी इतनी कमज़ोर है। वंश बोलता है, वॉट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की, और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने परमिशन दी? सृजन गुस्से से बोलती है। हिम्मत तो मुझ में बहुत है, और जब तुमने मेरी चीज़ें चुराते हुए परमिशन नहीं ली तो फिर मैं क्यों लूँ? वंश सृजन के ऊपर झुकते हुए कहता है, वॉट, मैंने क्या चुराया है तुम्हारा? सृजन बोलती है, तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने मेरा क्या चुराया है?
वंश उसकी पर्पल आंखों में देखते हुए पूछता है। नहीं, सृजन गहरी सांस लेते हुए अपना सर हिलाती है। कोई नहीं, मैं बताता हूं कि तुमने मेरा क्या चुराया है। इतना बोलकर वंश सृजन के होठों को अपने होठों से जब्त कर लेता है और उसे स्मूथली किस करने लगता है। सृजन पहले तो शौक होती है और फिर उससे अलग होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वंश की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद वंश उससे अलग होता है और उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, ये चुराया था तुमने मेरा। कल रात को मेरे होठों को तुमने लॉलीपॉप समझकर काफ़ी देर तक किस किया था। अब हो गया हिसाब बराबर। इतना बोलकर वंश वहां से चला जाता है। वहीं बेचारी सृजन तो बस शौक से उसे देखती ही रहती है। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ऐसा कौन सा सच बताया है नानू ने सृजन को, और क्या रिएक्शन होगा सृजन का अब। च20 राठौर फैमिली। और आखिरी लेटर। अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक 40-45 साल का आदमी बाहर निकलता है। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी खुशी के साथ बेचैनी भी दिख रही थी। वो सभी सीधे अंदर के तरफ आते हैं। हॉल में ही बैठे नानू नानी उन्हें असंजस से देखते हैं, क्योंकि वे दोनों उन्हें अच्छे से पहचानते थे। उन्हें आता देख वंश अपनी जगह से खड़ा होता है और उनके गले लगाकर बोलता है, मामा जी आप कब आए। जैसे ही हमें तुम्हारा मैसेज मिला हम सीधे यहाँ के लिए निकल आए। वो शख्स बोलता है, नानू नानी इनसे मिलिए, ये हैं शेखर राठौर, राजस्थान के राजा होने के साथ साथ ये बिजनेस पर सेकंड नंबर पर आने वाले। ये उनके छोटे भाई संजय राठौर और ये इनके फ्रेंड्स। वंश के इस तरह से परिचय करवाने से सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। शेखर जी अपनी नम आंखों से नानू नानी को देखते हैं और उनके पैरों को पास बैठकर कहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम आपके एहसान को कैसे चुकाएं, क्योंकि जो काम हमें करनी चाहिए वो आपने किया है। इतने सालों तक उसे संभाला। उनकी बातें सुनकर नानू नानी हैरान हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, और प्लीज़ आप हमारे पैर मत छुइए। नानू कहते हैं। शेखर जी उठाकर सोफे पर बैठते हैं और कहते हैं, आपने हमारे घर की बेटी को इतने सालों तक अपने घर रखा और उसकी परवरिश की। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद अब तक हमारी बच्ची जिंदा भी नहीं रहती। वैसे कहाँ है वो। नानू कुछ कहते उससे पहले ही उनके कानों में एक मीठी सी आवाज़ जाती है, गुड मॉर्निंग नानू नानी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी उसके तरफ देखने लगते हैं। सृजन सीढ़ियों पर खड़ी थी, उसने अभी तक नाइट ड्रेस ही पहना था। उसे देखते ही वहां आए सभी के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शेखर जी तो बस एकटक उसे देख रहे थे। नानू एक नज़र शेखर जी को देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। सृजन कुछ कहती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है। वो कॉल रिसीव करती है। उधर से कोई कुछ कहता है तो वो बोलती है, ओके आप वहीं रुको, मैं किसी को भेजती हूँ। फिर सृजन रामू काका के तरफ देखते हुए कहती है, छोटे नानू वो बस स्टैंड पर मेरे एक अंकल आए हुए हैं, क्या आप किसी को बोलकर उन्हें पिक करवा देंगे। जरूर बिटिया रानी, आप बस नाम बताए। काका बोलते हैं, उनका नाम स्वस्तिक वर्मा है, वो मम्मा के लॉयर हैं, शायद उन्हें कोई काम है, आप उन्हें पिक करवाए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। सृजन एकदम से मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है। सृजन वहां से जाती उससे पहले ही नानू उसे अपने पास बुलाते हैं। वो अपना मन मानकर उनके पास बैठ जाती है। बेटा हमें आपको किसी से मिलवाना है। नानू आपको पता है न, मुझे किसी से नहीं मिलना है। वैसे भी मैं आपसे आज यही कहने वाली थी, आप दोनों के अलावा अब कोई ऐसा नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। जॉय भाई की मेमोरी लॉस हो गई है और उन्हें उनकी फैमिली मिल चुकी है। शर्मा फैमिली में वैसे ही मैं नहीं जा सकती, तो बचे आप दोनों। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ मुंबई वापस चलिए। सृजन कहती है। वहीं उसका खुद को अनाथ कहना शेखर जी के साथ सभी को बुरा लगता है। किसने कहा कि तुम अनाथ हो। सृज बेटा, तुम्हारी एक भरी पूरी फैमिली है, जिसमें तुम्हारी माँ पापा भाई और बहन के साथ दादा दादी भी हैं। फिर तुम खुद को अनाथ कैसे कह सकती हो। नानू बोलते हैं, आपने सही कहा नानू, लेकिन मेरी बदकिस्मत तो देखिए कि पैदा होते ही उनसे बिछड़ गई, और जिस माँ को अपनी माँ माना वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद माँ और पापा के प्यार देने वाले मेरे जॉय भाई, उनकी भी यादाश्त चली गई है। फिर मैं खुद को अनाथ न कहूँ तो क्या कहूँ। सृजन अपनी नम आंखों से कहती है, नहीं बेटा, आज मैं जिनसे तुम्हें मिलवाने वाली हूँ ना, उनसे मिलने के बाद तुम्हारे आंखों का आंसू अपने आप चला जाएगा। नानू कहते हैं, बेटा इनसे मिलो, ये हैं राजस्थान के हुकुमशाह और दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन शेखर सिंह राठौर, और तुम्हारे बायोलॉजिकल पापा। उनके इतना कहते ही सृजन शेखर जी की तरफ देखने लगती है। उसकी नज़रें जाकर उनके आंखों पर ठहर जाती है, क्योंकि उनकी आंखें भी सेम थी, पर्पल। शेखर जी आगे बढ़कर सृजन के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी नम आंखों से कहते हैं, क्या हमें आपको गले लगाने की इजाज़त है प्रिंसेस। सृजन बस एकटक उन्हें देख रही थी। उसके मन में जो फीलिंग जग रही थी
जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। ये फीलिंग उसके लिए सबसे अलग थी। वो बस अपनी पलकें झपका देती है। शेखर जी उसे गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग होते हैं और उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहते हैं, आपके बाबा सा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा प्रिंसेस। हमने तो हार मान ली थी, लेकिन देखिए ना, आपके मम्मा का भरोसा जीत गया। और देखो तुम हमें मिल गई। तुम्हें पता है वो भी आना चाहती थी, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। शेखर जी कहते हैं, क्या भाई सा अकेले अकेले ही उनसे मिल रहे हैं? अरे हमें भी तो मिलने दीजिए, आखिर हम भी उनके काका सा हैं। संजय जी कहते हैं। संजय जी आगे आते हैं और सृजन के माथे पर किस करते हुए कहते हैं, हमने आपको बहुत याद किया प्रिंसेस। सृजन बस अपना सर हिला देती है। जब आप सभी मेरी फैमिली हैं और आपके पास इतनी ताकत है तो फिर मैं आप लोगों से दूर कैसे हो गई? सृजन ने अचानक से सवाल किया। उसके इसी सवाल का सबको इंतजार था। शेखर जी एक स्माइल के साथ कहना शुरू करते हैं, जब तुम्हारा भाई आया था इस दुनिया में तो हम सभी बहुत खुश थे, लेकिन मुझे हमेशा से एक प्रिंसेस चाहिए थे। जब तुम्हारी माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट थी तो हमने डिसाइड कर लिया था इस बार प्रिंसेस ही होगी, और हमने उसका नाम भी सोच लिया था। ये वही नाम है जो हमने सोचा था जब तुम्हारा जन्म होने वाला था, और हम सभी में से कोई भी इंडिया में नहीं था। तुम्हारी माँ के साथ सिर्फ मेरी बहन ममता और उसके हस्बैंड थे। उनके साथ उनका 8 साल का बेटा सुजॉय था। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था, और तुम्हें गोद में लेने वाला सबसे पहला शख्स था सुजॉय। हम सभी इंडिया लौटने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाए। तभी हमारे कुछ दुश्मनों ने अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसका सामना राघव भाई साहब ने डटकर सामना किया। उन्होंने सुजॉय को, तुम्हें और ममता को बचा लिए, लेकिन खुद को और तुम्हारी माँ सा संगीता जी को नहीं बचा पाए, क्योंकि किसी ने संगीता जी को जहर दे दिया था जो पल भर में उनकी जान ले लिया। जब हम इंडिया आए तो हमने सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। और फिर आज से 12 साल पहले वो हमें एक जंगल में मिली, जिनकी सांसें एकदम धीमी चल रही थी। हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहां हमने उनसे पता चला कि आप जिंदा हैं, और तब से हमने आपको ढूंढना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई है जो आपको हमसे छुपाना चाहता था। इतना बोलकर शेखर जी चुप हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मेरी माँ की मौत उसी दिन हो गई थी, तो फिर कुछ देर पहले अपने किसे मेरी माँ कहा? सृजन बिना किसी भाव के सवाल करती है। वो आपकी दूसरी माँ हैं। हम शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपके भाई सा की हालत देखने के बाद हमें उनसे शादी करनी पड़ी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो आपसे भी उतना ही प्यार करती हैं जितना कि वो आपके भाई सा से। शेखर जी कहते हैं। सृजन आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वहां एक 50-55 साल के आदमी की एंट्री होती है, जो काफी हाफ रहा था। स्वस्तिक अंकल। सृजन बस इतना ही बोलती है, थैंक गॉड बिटिया रानी कि आप मुझे यहाँ मिल गई, वरना हमें तो लगा था कि हम सीधे अगले जन्म में ही आपसे मिलेंगे। स्वस्तिक जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं अंकल, अभी तो आपको और जीना, क्योंकि मेरे बच्चों की शादियों में आपको ही तो मैरिज सर्टिफिकेट भी तो बनानी है। सृजन कहती है, हाँ हाँ बिटिया रानी मुझे पता। स्वास्तिक जी हंसते हुए कहते हैं। फिर वो सीरियस होते हुए कहते हैं, बेटा जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद आप पूरी तरह से 18 साल की हो जाएंगी। सृजन हाँ में सर हिलाती है। बिटिया ये चीज़ तो मुझे आपको उसी दिन देनी चाहिए थी, लेकिन शर्मा फैमिली के कारण, खासकर आपके तीनों त्रिदेव भाइयों के कारण मुझे ये आपको अभी देनी पड़ रही है। आप इसे एक बार पढ़ लो और मुझे बताओ कि क्या करना है। स्वस्तिक जी एक लेटर देते हुए कहते हैं, ये किसकी लेटर है अंकल? सृजन पूछती है। ये आपकी माँ की आखिरी लेटर है जो उन्होंने आपके लिए छोड़ा था। पता नहीं इसके बारे उन्हें कैसे पता लग गया। उन्होंने इसे पाने के लिए मेरी जान लेनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर यहाँ आया हूँ। स्वस्तिक जी कहते हैं। सृजन हैरानी से उन्हें देखती है। अचानक ही उसे याद आता है ये वही दिन है जिस दिन उसे स्वस्तिक वर्मा के सुसाइड करने की खबर मिला था। बाद में पता चला कि उनका मर्डर हुआ है, जो किसी और ने नहीं बल्कि दिनेश शर्मा, राकेश शर्मा के साथ मिलकर राज और ईरा ने किया था, और सारा दोष सृजन के साथ सुजॉय पर भी आ गया था, जिससे उसके तीनों भाई उससे और नफरत करने लगे थे।